ये जो चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। अभी तक आप जो चैप्टर पढ़े थे, इससे जस्ट पहले आपने क्या चैप्टर पढ़ा? एपी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एपी पढ़ा। ध्यान देंगे, इधर कोई हरकत नहीं करेगा, अमन। एपी पढ़ा ना आपने? जो एपी था ना बेटा, वो एरिथमेटिक का चैप्टर था। कौन बोल रहा है? एपी किसका चैप्टर था? एरिथमेटिक का चैप्टर था। यहाँ से आपके ज्योमेट्री के चैप्टर शुरू हो रहे हैं। किसके चैप्टर शुरू हो रहे हैं? ज्योमेट्री। और ये बात मैं आपको बता दूं, अभी मैं क्लास 9th में भी इसी बारे में बात कर रही थी, वहाँ भी लाइन्स एंड एंगल शुरू किया। जो ज्योमेट्री होती है ना, अगर कोई पूछे जनरल, मुझसे ओपिनियन पूछे, वैसे सबका अपना अपना, पर ज्योमेट्री थोड़ी सी नीरस हो, मीन्स वो इंटरेस्टिंग नहीं लगती स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए। जैसे एरिथमेटिक के क्वेश्चन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब आप बचपन से करते आ रहे, बहुत छोटी क्लासेस से, तो उसके लिए आप फेमिलियर हैं। आपको जब सबसे पहले सिखाया जाता है क्लास 1 से, तो आपको एरिथमेटिक ही पढ़ाई जाती है सबसे पहले। ज्योमेट्री का कंसेप्ट चौथी 5वीं क्लास में आके आता है कि अब लाइन ड्रॉ कर दो, अब एंगल ऐसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल ऐसे बनाते हैं। वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कहते हैं उसको, जिसमें कि हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये कंसेप्चुअल ज्योमेट्री है। तो इसमें आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जैसे किसी नए खाने की चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करते हैं ना, पहले शुरू में अच्छी नहीं लगती, बाद में जब हम उसको खाते रहते हैं तो वो हमें ठीक लगने लगती है। तो वैसे यहाँ आपको डेवलप करना पड़ेगा। और जो ट्राइंगल है अपने आप में मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर ऑफ द बुक है, सबसे कठिन चैप्टर है इस किताब का। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये आपके सर के ऊपर से एरोप्लेन की तरह निकल जाएगा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये अपने दिमाग को समझाइए ये बात कि मुझे ये चैप्टर एकदम ध्यान से पढ़ना है। लास्ट ईयर भी जो ट्राइंगल था, यानी 9th क्लास में, वो भी अपने आप में टफ चैप्टर था। और लास्ट ईयर जब क्वाड्रिलेटरल था, वो भी अपने आप में टफ चैप्टर था। तो इधर भी सेम चीज़ है, ट्राइंगल अपने आप में एक टफ चैप्टर है। अगर कोई पूछे कि इस पूरी किताब में जो टफ चैप्टर 1-2 हैं सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट, उसमें ट्राइंगल भी आता है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, क्लास 9th में भी आपने ट्राइंगल पढ़ा था, याद है? वहाँ पर आपने इस चैप्टर में जो कंसेप्ट पढ़ा था वो था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या था वो? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़े थे, सबको याद है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे क्लास 10th, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है या तो वो उठ के बाहर चले जाइए या मैं उठ के बाहर चले जाऊँगी, अगर मुझे एक भी और आवाज़ आई। अगर आपका मन नहीं है, मैं परमिशन दे रही हूँ, आप अपनी सीट से बिना बात करे उठिए और सीधे बाहर निकल जाइए। क्लास में बैठ के बोलना नहीं है। और तुम खड़े हो जरा, तुम्हें बहुत बेचैनी हो रही है, इधर आओ। हाँ, तुम जिससे कलावा बांध रखे, इधर। यहाँ खड़े हो जाओ कॉर्नर, पूरी क्लास तुम खड़े होकर पढ़ो। इसकी इतनी बेचैनी हो रही, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। क्या हो रहा है तुम्हें? परेशानी है कुछ? मेंटली कुछ परेशानी हो रही है? फिजिकली हो रही है? तो क्या कर रहे हो ऐसा? लगातार देख रही हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर क्लास 10 मेरी ना, जब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी, मेरा मन खत्म हो जाता है पढ़ा। मैं सोच के आती हूँ, आज हर टीचर क्लास में कुछ ना कुछ सोच के जाता है कि आज मैंने क्लास में ये पढ़ाना है। और जब आप उसको स्पॉइल कर देते ना, फिर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है, फिर मेरा मन नहीं करता पढ़ाने के लिए। मैंने क्लास में आके जब तक ये चैप्टर खोला, आपको 10 मिनट 5 मिनट दे दी कि आप सेटल हो जाए, अच्छे से बैठ जाए, कॉपी जमा करनी कर दें, किताब खोलनी, कॉपी खोलनी खोल। उसके बाद खटर पटा सटर पटर नहीं करनी। 10th में आप जो ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, इसमें आप पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिमिलर ट्राइंगल। दोनों में फ़र्क होता है। आप ध्यान से सुनिए, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में क्या फ़र्क होता है? कई बच्चे दोनों को एक ही जैसा समझते हैं। बंद कर दो। कई बच्चे दोनों को एक ही जैसा समझते हैं। दोनों में फ़र्क मैं आपको बताऊँ। जैसे अगर आपने 7 सेंटीमीटर रेडियस के 2 सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है? दोनों 7 के ही करें, ये भी 7 का करा और ये भी 7 का करा। तो 7 सेंटीमीटर के दोनों सर्कल्स जब आपने ड्रॉ कर लिए, पेपर को कट कर लेंगे। अगर आप दोनों सर्कल्स को एक के ऊपर एक रखेंगे तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे कि सिमिलर कहलाएंगे? वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है?
तो कॉन्ग्रुएंसी में ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल होता है और वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करता है। जैसे मेरे दोनों हथेलियाँ हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर मैं एक के ऊपर एक रखूँ तो दोनों सुपर इम्पोज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? कोइंसिडेंट लाइन जैसे कहते थे, सेम वही। और सिमिलर में क्या होता है, सिमिलर में साइड्स का रेशो इक्वल होता है, यानी वो बराबर नहीं होते, उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है और साइड्स का रेशो एक जैसा होता है। कैसे? जैसे आप 4 सेंटीमीटर का साइड वाला एक स्क्वायर ड्रॉ करिए और एक 8 सेंटीमीटर के साइड वाला एक स्क्वायर ड्रॉ करिए, ठीक है? तो दोनों स्क्वायर हैं, है ना? तो दोनों के चारों एंगल 90-90, तो इसके भी होंगे। साइड्स इक्वल नहीं, साइड्स का रेशो इक्वल होगा। कैसे देखिए, एक मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ करा जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर, एक मैंने और स्क्वायर ड्रॉ करा, वो भी स्क्वायर ही है लेकिन उसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी। तो ये दोनों में अगर मैं इस साइड का रेशो इसके साथ निकालूं तो वो बनेगा 4/8 यानी कि 1/2। इसका इसके साथ निकालूं तो 4/8 यानी 1/2। इसका इसके साथ निकालूं वो भी 1/2 और इसका इसके साथ निकालूं वो भी 1/2। क्या देखा आपने इसमें? इन दोनों ही फिगर्स में एंगल इक्वल होंगे। एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। भाई एंगल इक्वल होंगे तभी तो चीज़ सिमिलर दिखाई देगी। एक मैंने स्क्वायर ड्रॉ करा और एक मैंने ये क्या होता है बताओ, रोम्बस ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों क्या सिमिलर दिख रहे हैं आपको? नहीं। और जब सिमिलर नहीं दिख रहे तो इसका मतलब ये है कि एंगल अलग अलग है, तभी तो सिमिलर नहीं दिख रहे। तो सिमिलरिटी में शेप तो एक जैसी होती है, सिमिलरिटी में शेप सेम होती है, साइज सेम नहीं होता। बात याद रहेगी? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी शेप सेम होती है। सिमिलर का मतलब ही एक जैसा होता है। सिमिलर का हिंदी मीनिंग क्या है? एक जैसा। तो एक जैसा होने के लिए शेप तो एक जैसी दिखनी चाहिए, लेकिन साइज एक जैसा नहीं हो। याद रखेंगे, सिमिलर में क्या होता है? शेप एक जैसी होती है और साइज एक जैसा नहीं होता। अच्छा, शेप किससे बनती है, किस पर डिपेंड करती है? शेप बिल्कुल आपको, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो ये बात समझ जाएंगे कि शेप एंगल पे ही तो डिपेंड करती है। भाई एंगल चेंज होने से शेप चेंज हो जाती है कि नहीं होती? एंगल चेंज हो जाए तो शेप चेंज हो जाएगी। तो यानी कि इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट होंगे उनके एंगल सेम होंगे। एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन क्या से किस में अंतर होगा? जब साइज अलग अलग है तो साइड में अंतर होगा। साइड अलग अलग होंगी लेकिन एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। अमन बुक को बंद करो, ठीक है? बात समझ में आ गई? अब कॉन्ग्रुएंट में जो होता था वहाँ शेप भी एक जैसी होती है और साइज भी सेम होता है, उनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। सॉरी, सेम होता है। बात समझ में आ गई आपकी? इतनी अच्छे से समझ में आ गई? तो दो ऑब्जेक्ट सिमिलर कब होंगे? जब उनका शेप तो एक जैसा हो, साइज अलग अलग हो, लेकिन क्योंकि उनका शेप सेम है तो साइज का जो अलग अलग साइड होगी उनका रेशो सेम होगा। साइड चाहे कुछ भी हो लेकिन रेशो निकालेंगे तो वही रेशो आएगा सारी साइज का। इसमें एक चीज़ और छोड़िए, जब आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे ना तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के आप 5 तरीके पढ़ते थे, 5 रूल पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? 5 रूल। 5 रूल आप पढ़ते थे। एस एस एस, साइड साइड साइड, एस ए एस, ए एस और आर, ये पढ़ते थे, ठीक है? जैसे ही मैं दो ट्राइंगल्स को किसी भी तरीके से कॉन्ग्रुएंट कर देती थी, किसी भी तरीके, इन पांचों में से कोई भी लगा के, कोई भी प्रॉपर्टी जो अप्लाई हो रही है उसको लगाने के बाद जैसे ही मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह देती थी, उसके बाद सीधे सीधे ये हो जाता था कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो, ये कह देते थे। और उसको हम कहते थे CP कहते थे ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ आप पढ़ेंगे CPST, ठीक है? वहाँ सिमिलर ट्राइंगल, यहाँ पर बस सिमिलर है इसका मतलब। बात समझ में आ गया?
अब वहाँ पर क्या होता था कि हम कहते थे कि सारे एंगल्स भी इक्वल हो गए, सारे साइड भी। वहाँ पर इससे डिपेंड नहीं, मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि कोई भी साइड हो जाए, माने ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए और इनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए, या ये जब तीन साइड कह रहे हैं तो कोई से भी किसी के भी इक्वल हो जाए। मैं फॉर एग्जांपल जैसे ये है, इसकी साइड ये और एक और ट्रायंगल मैं बना रही हूँ, इसकी साइड माने ये, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट कहला जाएंगे, कहलाएंगे ना ऐसे ऐसे। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता है। सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ही इक्वल होना चाहिए, तभी वो सिमिलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिमिलरिटी में अगर मैंने एक ट्रायंगल ये ड्रॉ करा, अरे भाई एक ये ड्रॉ करा, ठीक है, और एक और ट्रायंगल ड्रॉ करा, मान लीजिए इसकी साइड है 3, 4, 5, ठीक है, और इसकी साइड है 8, 6, 10, ठीक हो गया। अब इसमें A, B, C, D, E, F, तो अगर मुझे ये प्रूव करना है, ध्यान से सुनिए, तो मुझे प्रूव करना है कि ABC जो ट्रायंगल है ना वो DEF के सिमिलर है। सिमिलर का साइन ये होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का ये होता है, ठीक है। अब मुझे सिमिलर प्रूव करना है, किसको सिमिलर प्रूव करना है? ABC को DEF के। तो आप देख रहे हैं कि इसका और इसका रेशो निकालेंगे तो 1/2 आएगा, इसका और इसका रेशो भी 1/2 आएगा, इसका और इसका रेशो भी 1/2 आएगा। मेजर मिस्टेक बच्चे एग्जाम में यही करते हो, फट से इसको लिख देंगे कि नहीं ऐसे। सिमिलरिटी की जरूरी है कि इस साइड और इस साइड का जो रेशो है उसी को निकालना है, माने जो इसकी इधर वाली है और इसकी इधर वाली, जो इसकी नीचे वाली है इसकी भी नीचे वाली, जो इसके राइट लेफ्ट वाली है इसके भी लेफ्ट वाली, माने रेशो ये इक्वल होना चाहिए था 3/8 का, 5/10 का और 4/6। तब हम कहते कि ABC जो है वो DEF के सिमिलर, ठीक है। अब कैसे होगा? अगर मुझे अब यहाँ पे सिमिलर कैसे, यहाँ सिमिलर ABC तो सिमिलर नहीं है DEF के, तो क्या होना चाहिए कि तब होगा कि जब AB वाली साइड के बराबर में कौन सी साइड आए? EF होगी, EF इधर होनी चाहिए, EF इधर होनी चाहिए। EF किसके साथ होनी चाहिए? 3 के साथ। 6 किसके साथ होना चाहिए था? 3। और BC के साथ क्या होनी चाहिए? BC के साथ कौन सी होनी चाहिए थी? D। BC के साथ कौन सी होनी चाहिए थी? D। तो D है BC के साथ? नहीं है, ठीक है। तो ये इसके सिमिलर नहीं होगा, मतलब ABC कभी भी DEF के सिमिलर यहाँ नहीं है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग साइड का ही रेशो इक्वल होना चाहिए, तभी सिमिलर कहलाएंगे। और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल्स क्या होना चाहिए? ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज आपने वहाँ पढ़ी थी इसकी कॉन्ग्रुएंसी की, यहाँ पर भी सिमिलरिटी की वही प्रॉपर्टीज होती है, सिमिलरिटी की वही प्रॉपर्टीज होती है, नाम वही होते हैं। क्या होता है? SSS, उसके बाद ASA, SAS, ये सब वही होती है। बस वहाँ पर आप कहते थे कि दो साइड इक्वल हो, दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच का साइड इक्वल हो। यहाँ पर इक्वल नहीं है, दो एंगल इक्वल हो और उनके बीच के साइड का रेशो इक्वल, ठीक है। ऐसे ही दो साइड्स का रेशो इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो। बात समझ आ रही है? तब कहेंगे। सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी वही है, उसमें से 2-3 है आपके उसमें, और एक यहाँ प्रॉपर्टी होती, वहाँ ये प्रॉपर्टी नहीं होती थी, यहाँ होती थी, जिसको AAA कहते हैं, यानी तीनों एंगल इक्वल होना। लेकिन इसको सिंपली AAB कहते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? मतलब 3 एंगल इक्वल हो जाए तो भी ट्रायंगल सिमिलर होते, सिमिलर तो होंगे ही। वही जब तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो शेप एक जैसी होगी, और तीनों एंगल इक्वल होंगे ही तभी जब साइड में कुछ ना कुछ सेम रेशो बन रहा होगा। अगर साइज ऊपर नीचे या अलग थलग होंगी तो उनके कभी एंगल भी इक्वल नहीं आएंगे। भाई एक मैंने ये बनाया, यहाँ पे बनाया मैंने, मान लिया 60 डिग्री का है। दूसरा ट्रायंगल मैंने ऐसा बनाया। अब इसकी साइड देखो, इसका अगर एंगल चेंज हुआ है, मान लीजिए एंगल 30 डिग्री है, तो साइड में तो अपने आप ही चेंज आ जाएगा। वही साइड की लंबाई चौड़ाई कुछ चेंज होगी तभी तो एंगल तो चेंज आएगा। बात समझ रहे मेरी? तो ये तभी पॉसिबल है जब दूसरी वाली सिचुएशन पॉसिबल है।
अब यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे या दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। क्यों भाई, दो इक्वल होंगे तो तीसरे को इक्वल नहीं होना पड़ेगा क्या? क्योंकि सम कितना होना चाहिए 180। तो जब हर ट्राइंगल का सम तो 180 होता है, तो उसमें से दो अगर दोनों ट्राइंगल में इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल आएगा 180 से माइनस करके। तो अगर खाली दो भी इक्वल हो जाते तभी भी हम कहते हैं कि ए प्रॉपर्टी या ए प्रॉपर्टी लग गई। समझ में आया? बात समझ में आई? क्योंकि दो ही इक्वल होने से ये कंफर्म हो जाता है कि तीसरा इक्वल होगा ही, क्योंकि तीनों का सम कितना होना है। इतनी बात आपको समझ आ गई? ये इसका बेसिक था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये आपको यही बताना चाह रहा है। देखो ये इसने कुछ फिगर्स दिखाए हैं, आपको दिख रहा होगा ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। तो इन तीनों को क्या कहेंगे? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं है? क्योंकि शेप तो एक जैसी है लेकिन साइज एक जैसा नहीं है। और कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या जरूरत है? साइज भी सेम हो। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी देखो, दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। ये ट्राइंगल्स बने हैं, ये ट्राइंगल्स जो हैं ये क्या है? सिमिलर हैं। अरे ट्राइंगल सिमिलर हैं, हाँ सिमिलर हैं। अगर इसके साइड्स का रेशो इक्वल है तभी ट्राइंगल भी तभी सिमिलर होगा, अगर एंगल इक्वल हो या साइड्स का रेशो। लेकिन इनको कॉन्ग्रेंट कहेंगे क्या? ये दोनों सिमिलर भी तभी कहेंगे जब साइड्स का रेशो इक्वल होगा। ठीक है, अभी हमें कुछ पता नहीं है कि साइड्स का रेशो इक्वल है या नहीं है। देखो यहाँ इसका डेफिनेशन लिखी है, क्या कह रहे हैं डेफिनेशन में? फ्रॉम द अबव वी कैन से, आप ये कह सकते हैं कि दैट ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। सारे कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है वो। और अगर पूछा जाए तो ये क्वेश्चन एक तरीके से CBA भी हुआ। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जिसमें कि आपका कंसेप्चुअल लेवल टेस्ट हो रहा है कि आपको इन दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा है और एक का दूसरे से क्या रिलेशन है। भाई सारे कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर होंगे क्योंकि सारे कॉन्ग्रेंट फिगर बिल्कुल एक जैसे होंगे, और जो बिल्कुल एक जैसे हैं वो सिमिलर तो है ही हैं, समझ रहे हो ना? लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। देखो कैसे, अगर मान लिया एक ट्राइंगल है, ये दूसरा है, ठीक है, इसको कहते हैं ABC, इसको कहते हैं DE, इसकी साइड है 2, 3, 5, ठीक है, इसकी साइड भी है 2, 3, 5, ठीक है, इसके एंगल भी 60, 60, 60, सॉरी 60, 60 नहीं होंगे, तीनों अलग अलग होंगे। कुछ और बता दो, 70, 60, 50, है ना, 70, 60, 50 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसके तीनों एंगल के इक्वल हैं, ठीक है, और सारी साइड भी इक्वल है। अगर मैं इसमें ए ऐसे भी लगाऊं तो भी लग जाएगी, ऐसे एस भी लगाऊं, कॉन्ग्रेंसी की बात करें तो भी लग जाएगी। ऐसे एस क्या कहता है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, बीच का एंगल इक्वल लग रही है, सारी लग रही है, तो यानी ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब तो दोनों इक्वल लगता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इक्वल, ठीक है, सब इक्वल है तो इसमें कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो सिमिलरिटी की तो सारी कंडीशन अपने आप ही लग रही है इसमें। भाई अगर ये इक्वल भी है तब भी इसका रेशो भी 1/1 हुआ, इसका रेशो भी 1/1 हुआ और इसका रेशो भी 1/1, तो साइड्स का रेशो इक्वल हो गया और एंगल्स तो सारे इक्वल हैं, यानी सिमिलरिटी की दोनों कंडीशन लग रही है। तो यानी जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर होंगे वो सबके सब सिमिलर होंगे, लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर होंगे वो सबके सब कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी के लिए ये ज़रूरी है कि साइज भी एक जैसा हो। तो साइज अलग अलग होने पर फिगर सिमिलर होते हैं लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी की एक पर्टिकुलर शर्त तो यही है कि साइज भी बराबर हो, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे कॉन्ग्रेंट फिगर सिमिलर होते हैं लेकिन सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट नहीं होते। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, कैसे? फिल इन द ब्लैंक्स करके भी पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स करके भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो आपको दिखे ना एग्जाम में, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपको आप सोचते ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो
इन्हीं स्टेटमेंट से बना देता है वो ट्रू फॉल्स, फिर इन द ब्लैंक्स। आप सोचते हैं एक्सरसाइज में तो था ही नहीं है, कहाँ से आ गया। तो जो उसने थ्योरी दी है ना, उससे भी वो बहुत कुछ क्वेश्चन पूछता है, नहीं तो वो इतना देगा क्यों तुम्हें लिख के। ये देखो, ये देखो, अब इन तीनों फोटोग्राफ को आप क्या कहेंगे? ये सिमिलर, क्योंकि तीनों एक ही चीज़ के फोटोग्राफ है, ठीक है ना। तो साइज इनका अलग अलग है, शेप तो एक ही जैसी है, तो ये तीनों क्या हो गए? सिमिलर। क्या हो गए? ठीक है। आप देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स माने क्या होता है? कोई भी ऐसी फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है, लाइन सेगमेंट से बनी होती है और जो क्लोज्ड होती है। तो आपसे कोई पूछे सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा हुआ? ट्राइंगल, क्योंकि आप दो साइड के बेस पे कोई भी बंद फिगर नहीं बना सकते। कोई भी क्लोज फिगर बनाने के लिए कम से कम भी तो 3 साइड चाहिए होती है, और 3 साइड की क्लोज सबसे छोटी फिगर कौन सी होती है? ट्राइंगल। तो यानी ये एक पॉलीगन है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा होता है? ट्राइंगल होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स माने कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल या उससे अपर कोई चीज़, ट्राइंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी। पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, दो कंडीशन बताएगा। इफ, पहली, देयर करस्पॉन्डिंग है, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला इसने। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यही मतलब है बेटा कि इसका इधर ये वाला एंगल इसी के बराबर हो और ये वाला इसी के बराबर हो, और ऊपर वाला ऊपर वाले के ही बराबर। ऐसे नहीं चलेगा कि 1 इक्वल है 2 के, 3 इक्वल है 5 के और 6 इक्वल है 7 के, ये नहीं चलेगा। इसमें ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर साइड भी इक्वल है तो, लेकिन सिमिलर नहीं है। सिमिलरिटी के लिए जो सबसे पावरफुल वर्ड है दैट इज कॉन्ग्रुएंट, सॉरी करस्पॉन्डिंग, दैट इज करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है उसी साइड वाला। अगर करस्पॉन्डिंग वाला इक्वल नहीं है, फिर भले कोई किसी के इक्वल होता रहता, आप सिमिलर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। देखो भाई, ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि सिमिलर फिगर की साइड्स इक्वल नहीं होती है। इक्वल होना कंपलसरी नहीं है, हो भी सकती है, लेकिन सिमिलर होने के लिए उनका रेशियो इक्वल होना कंपलसरी है। साइड बराबर हो ये ज़रूरी नहीं। अगर मैं ये पूछूं तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि 7 सेंटीमीटर रेडियस के 2 सर्कल मैंने ड्रॉ करे, दोनों 7 सेंटीमीटर के, ये भी 7 का है, ये भी 7 का है। अब आपसे मैं ये पूछूं ये दोनों सिमिलर है? हाँ सिमिलर है, हाँ है, सिमिलर भी है, और कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट भी है। ये सिमिलर भी है, ये कॉन्ग्रुएंट भी है, क्योंकि ये दोनों के कंडीशन फॉलो करते हैं। लेकिन अगर एक में 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ करूं और एक में 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ करूं तो ये सिमिलर तो है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई? आगे बढ़ जाएं। चलिए, एक्टिविटी ये करके बताइए, आप देखना है। ये सेम बात दोबारा कही है उसने। बोलिए नहीं। इसकी थ्योरम थोड़ी डिफिकल्ट, आप देखो ये आ गई पहली एक्सरसाइज। यहाँ देखो, दिख रहा है सबको? पहली एक्सरसाइज। आज मेरे 2 पीरियड है आपके यहाँ, ठीक है। एक अरेंजमेंट था, वो मैंने खुद से लगवाया क्या मैंने ही लगाया है वो, और दूसरा तो था क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं हुई थी, हम CBA कर रहे थे, तो ये करना पीछे चल रहा है सिलेबस, तो ये करना। याद है एक्सरसाइज नंबर 6.1। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से जवाब देंगे। क्या अभी तक जितनी बकबक मैंने करी, जितना समझाया, आपको सब समझ आ गया? आ गया अच्छे से? चलिए, तो आप इसके जवाब दे लेंगे। आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? वेरी गुड। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर।
सिमिलर पूछ रहे हैं। आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? अब अमन आंसर पे पहुंच गया। बता बेटा आंसर। उसको सबसे पहले उसने दिमाग नहीं लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, आंसर देख रहा है। इसका भी तो थोड़ा खर्च करो। इसका आंसर है इक्विलेटरल। क्यों? आप ये भी सुन लीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने ड्रॉ करे, साइड्स को किधर ही को भी घुमा लीजिए, एंगल तो 60 रहेंगे ना, तीन। समझ में आ रहा है? और ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में आप नहीं कह, सॉरी आइसोसेलेस में नहीं कह सकते कि कौन से वाले दो एंगल उसके, कौन से वाले दो एंगल के इक्वल। बात समझ, सॉरी साइड्स, दो साइड इक्वल होंगी ना। आइसोसेलेस किसको कहते हैं? जिसकी दो साइड इक्वल है। और वो किसको कहते हैं इक्विलेटरल? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल। जब तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो ये कंपलसरी है ना कि एंगल 60 होंगे। अरे होंगे कि नहीं? तो जब एंगल 60 होंगे तो ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर। लेकिन इसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि साइड्स, दो साइड इक्वल है, मान लीजिए इसमें भी दो साइड इक्वल है, ये तो आपस में इक्वल है, लेकिन एंगल कैसे होंगे? एंगल भी तो जरूरी है इक्वल होना। अरे दो साइड इक्वल होने से आप ये थोड़ी कह सकते हैं ये एक छोटा मैंने बनाया, इसकी भी दो साइड इक्वल, इसकी भी दो साइड इक्वल, इसकी भी दो साइड इक्वल। एंगल तो अलग अलग हो सकते हैं उसमें। साइड इक्वल होने से आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर के सारे एंगल इक्वल होंगे। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये आपको पक्का पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि तीनों एंगल क्या होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर इक्विलेटरल होगा, आइसोसेलेस नहीं। अगला है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। फिर से सुनिए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम नंबर ऑफ साइड्स का क्या मतलब है? या तो दोनों ट्रायंगल हो, या दोनों स्क्वायर हो, या दोनों रेक्टेंगल हो, ठीक है, या दोनों पेंटागन हो। साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वेरी गुड। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होना जरूरी नहीं है, ये होगी तो भी सिमिलर होगा। इक्वल होगी तो 1/1 रेशो हो जाएगा, तब तो अपने आप ही रेशो इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन जितनी ज़रूरत है मिनिमम ज़रूरत प्रोपोर्शनल की है, सिमिलर की इक्वल की ज़रूरत नहीं। प्रोपोर्शनल भी हो जाए तो भी हो जाए। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर्स, टू सर्कल्स। ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर, वन ट्राइंगल एंड वन क्वाड्रिलेटरल, वन ट्राइंगल एंड वन स्क्वायर, वन ट्राइंगल एंड वन सर्कल एंड वन स्क्वायर, दो अलग अलग, तो वो नॉन सिमिलर हो गया। आ जाइए आगे आइए, इसको देखिए, अभी आप मेरी बात सारी समझ जाएंगे। ये कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नो। ये तो आपको सीधे मतलब जितना पढ़ा दिया उसे आप समझ गए, नॉट। क्यों? अब आपने देखा कि साइड्स तो प्रोपोर्शनल आ रही है, साइड्स प्रोपोर्शनल है ना, इसका और इसका रेशो 1/2 होगा, इसका और इसका रेशो भी 1/2 होगा, इसका और इसका रेशो भी 1/2 होगा, इसका और इसका रेशो भी 1/2 होगा। लेकिन ये सिर्फ एक ही शर्त को भी तो पूरा कर रहा है, दूसरी शर्त भी तो है कि एंगल्स भी तो इक्वल होने चाहिए। एंगल्स तो इक्वल ही होने चाहिए, बिल्कुल। एंगल क्या होने चाहिए? तो एंगल्स इक्वल नहीं, आपको पता है कि ये 90 नहीं है, तो ये क्या है? नॉन सिमिलर। सिमिलर, ठीक है। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारे क्लास 10, तुम कह रहे हो क्लास 10 टफ हो रही है, इससे तो टफ 9 है। क्या कह रहे हैं मैम, आप कह रहे हो? चैप्टर अभी पढ़ा, अभी तो बेटा शुरुआत है, अभी तो तुम वो देख रहे हो, क्या कहते हैं उसे, फिल्म का ट्रेलर, अभी पूरी फिल्म बाकी है। इसकी जो थ्योरम्स है ना वो टफ, और कुछ प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी इसके टफ, मतलब टफ नहीं है, लेकिन आप नया पढ़ते हैं तो आप उसमें कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं कर पाते, उलझ के रह जाते हैं, ये होता है। बहुत टफ तो क्या ही करेंगे, अब हमारे लिए तो कुछ भी टफ नहीं है। अगर मैं अपने लेवल से बोलूँगी, तुम्हारे लेवल से टफ ही नहीं, नया कंसेप्ट है, पहली बार पढ़े, और जो चीज़ हमने पहले नहीं पढ़ी होती वो टफ ही होती है। ठीक है,
पहला, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ये दोनों बातें आपको याद रही। देखो ये बात इसने, अब मैंने जितना स्क्रॉल कर दिया है, ये तीसरी बार लिख रहा है ये, और अगर अब भी आपको याद नहीं होगी तो समझ लो आप जड़ मूर्ख है। फिर से वही बात लिखी है इसने, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन। ठीक है, ये तीसरी बार आ गया सेंटेंस, और अब आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये कौन है? हेल्स। ये कौन है? हेल्स। अब इनका फिगर दिया क्यों है यहाँ पे, इनकी पिक्चर क्यों दी है? हेल्स थ्योरम है। हेल्स क्या है? थ्योरम। देखो इनके बारे में थोड़ा पढ़ो, मैथमेटिशियन के बारे में लिखने के लिए। यू आर नॉट, मतलब मुझे अटेंटिव मोड में नहीं दिख रहे हो। एक ही पीरियड में बस होगी तुम्हारी हैं, एक ही पीरियड में निकल गई सारी हवा। क्या कह रहा? ये 50 बार भी लिख ले, तू वही करेगा जो तुझे करना है। बुक में तो लिखा होता ही है बहुत कुछ, पढ़ने की भी तो आवश्यकता है। यहाँ देखो, ये हुरिया, फातिमा, बाहर ही भेज दूंगी तेरे को मैं अभी क्लास से। यहाँ देखिए, ये थेल्स का बना हुआ है फोटो, तो इसके इनके बारे में जानिए। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन। जो कब पैदा हुए थे? कब पैदा हुए थे? 640 से 546 BC। BC किसको कहते हैं? SST पढ़ी है आपको, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, सॉरी बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। मुझे ये बताइए, ये बड़ा नंबर है कि ये बड़ा नंबर? इसमें कैसे चलता है बिफोर क्राइस्ट? ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा? जब हम पीछे जाएंगे तो ये पहले आएगा या ये पहले? ये पहले आएगा या ये पहले आएगा? ये क्राइस्ट का जन्म डे है, बर्थडे। यहाँ से पीछे जाएंगे तो 546 पहले आएगा, और पीछे जाएंगे तो 640 आएगा। मतलब क्राइस्ट के जब ईसा मसीह पैदा हुए, उनके जन्म से 640 साल पहले ये पैदा हुए, और उनके जन्म से 546 यानी 546 पहले तक जिंदा रहे। तो कितने साल जिंदा रहे? जितना इसका गैप है। ठीक है, बीच में उल्टा चलते हैं ना, क्राइस्ट के जन्म से पहले। अब यहाँ देखो, बस उसी में सोच रहे हैं क्या हो रहा है। जहाँ जहाँ तुम्हें अटका दो तुम वहीं अटक जाते हो, वहाँ से हिलते नहीं फिर आगे। यहाँ देखिए, अब फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ये इंडियन नहीं है, ग्रीक मैथमेटिशियन है। A famous Greek mathematician Thales gave an important truth relating to equiangular triangles, which is as follows. Equiangular क्या हुए? जिनके सारे एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल ऐसे जिनके सारे एंगल्स इक्वल हैं। The ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangle is always same. ये कह रहा है अगर दो ट्राइंगल्स जो है वो इक्वी एंगुलर है, यानी दोनों के तीन जो एंगल्स हैं वो क्या है? इक्वल है, तो उनकी साइड्स का रेशो भी इक्वल आएगा। ठीक है, साइड्स का रेशो भी क्या आएगा? इक्वल आएगा। इट इज बिलीव दैट ही हैड यूज्ड अ रिजल्ट कॉल्ड द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द चैप्टर। ये एक ही थ्योरम इस चैप्टर की ऐसी है जो आपके सिलेबस में है, प्रूव कर। और ये थ्योरम मैं हर साल क्लास 10th में 50 बार तो बताती हूँ, फिर भी बच्चे गलत करते। और ये एक थ्योरम का रट्टा लगाना मतलब आपके 4 से 5 नंबर पक्का 100% आती है। एक ही थ्योरम है इस चैप्टर की जो आएगी, एक आध और होगी, बस एक ही है ये और इसका कन्वर्स। और जब पक्का पता है कि ये आएगी फिर भी हम नहीं पढ़ते।
और एक और बताती हूँ, एक अभी अब यहाँ देखो, एक बार थ्योरम बताऊंगी क्लास 10, थ्योरम एक बार पढ़ाऊंगी, एक ही बार में ध्यान से सुनना, एक ही बार में ध्यान से सुनना, सुन लीजिए। इस थ्योरम को कहते हैं बीपीटी, इसका शॉर्टकट नेम है बीपीटी। कई बच्चों ने ट्यूशन में पढ़ लिया, कितनों ने पढ़ लिया, किसने पढ़ ली ट्यूशन में? अभी हाथ खड़ा कर रहा था, मैं जैसे पीछे मुड़ी इसने हाथ पीछे, तूने पढ़ ली? किसी ने पढ़ ली थी और ट्यूशन में? हाँ, तूने पढ़ ली, भी तू पढ़ाएगा इसको यार, है? अच्छा यहाँ देखो, ये अच्छा छोड़ो, इधर देखो, इधर देखो। बीपीटी इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्टकट में कहते हैं बीपीटी। इसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। आप ध्यान से सुनिए, इसीलिए मैंने आपको थेल्स के बारे में बताया और कोई औचित्य तरीका बताने का। इसको थेल्स थ्योरम कहते हैं। और क्या कहाँ होता है पंगा? कई बार बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है कि प्रूव थेल्स थ्योरम, ऐसा भी गेम खेलता है अभी सीबीएसई। अब बच्चे ने ना तो कभी किताब खोल के देखी, ना कभी उसने थेल्स का पिक्चर देखा, ना कभी उसने इस किताब के पन्ने पलटाए, और कई बच्चे तो ऐसे कि ना उनके टीचर्स ने कभी बताया कि यही थेल्स थ्योरम। तो बहुत बार एग्जाम में आते हुए भी बच्चों को बीपीटी आती होती है, पर वहाँ आ जाता है प्रूफ थेल्स थ्योरम, तो उनको पता ही नहीं होता कि थेल्स थ्योरम कैसी है, कौन सी है। वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं और बाहर आके कहते हैं क्वेश्चन सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था, थेल्स थ्योरम तो हमारी बुक्स में कहीं है ही नहीं। यही थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही दूसरा नाम क्या है? थेल्स थ्योरम। तो ये ध्यान रखिएगा, यही थेल्स थ्योरम है और इसको बीपीटी कहते हैं शॉर्टकट। अब इसमें होता क्या है, यहाँ देखिए, जब भी कोई थ्योरम एग्जाम में आती है, ये है तो आपको दिखाई दे रहा है सबको? अरे दिखाई दे रहा है? यहाँ देखो, जब कोई थ्योरम एग्जाम में आती है प्रूव करने के लिए, इस थ्योरम का प्रूफ है आपके सिलेबस में और इसका नंबर है 6.1। तो जब कोई थ्योरम एग्जाम में आती है प्रूव करने के लिए, तो सिर्फ उसका स्टेटमेंट आता है, बस ये लिख के आएगा, इतना ही लिख के आएगा, कोई फिगर नहीं आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। बस आपको ये लिख के आएगा कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो जो यहाँ तक लिखा है ना, यहाँ से अपनी किताब में भी निशान लगा, जो यहाँ से यहाँ तक लिखा है ये गिवन, ये दे रखा है। एक मिनट, कोई कॉल आ गई। ये फिगर आपको खुद बनाना पड़ेगा। ये क्या करेंगे, लिख लिया आपने गिवन, जो यहाँ तक है ये गिवन है, जो आगे है वो आपको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है? द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। आपको ये प्रूव करना है मैथमेटिकली। यहाँ देखो कह क्या रहा है और प्रूव क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल दिया है, ये दिया है जो मैं बोल रही हूँ, ये गिवन है। अगर आपको एक ट्राइंगल दिया है जिसमें एक साइड से किसी भी आपको दे दिया, ये 3 है, ये 12, ठीक है, और ये कुछ बोलो तो ये 2 है, तो ये निकालो, ठीक है। तो आपको और ये बता दें कि डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है। तो आपको पता है ना कि थेल्स थ्योरम से ये होता है, तो यानी कि 3/12 इज इक्वल टू 2/x, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो x निकल आएगा कि नहीं आएगा? अरे x आ जाएगा 8 और ये 8 आ गया, तो इसका और इसका रेशो चेक कर लो, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन है, एक बार पढ़ ली फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना और इस तरीके से ये अप्लाई होगा। क्लियर है? अब सारी कहानी अब शुरू होती है, कैसे प्रूव करें। यहाँ देखो, पहले मैं आपको इस फिगर में सब कुछ बता देती हूँ, फिर हम उसको प्रूव करेंगे कल अच्छे से। यहाँ देखो क्या है, ये इसका रेशो है। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन वो होता है जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम खुद करते हैं, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी, ठीक है। तो हमने इसका कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, डी से इस लाइन ए पर हम एक परपेंडिकुलर AM ड्रॉ करते हैं और ई से इस लाइन
लाइन AD पर एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये करा और नीचे इनको मिला देते। ये सारा कंस्ट्रक्शन है, जो भी डॉटेड में दिया है वो सारा कंस्ट्रक्शन है, माने वो हमने अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए खुद ऐसा करा है, ठीक हो गया। अब करना क्या है, आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। पहले आप स्टेप समझो, इसका एरिया 2 बार निकालना है। कितनी बार निकालना है? एरिया का जो बहुत एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो बहुत आसान एक सिंपल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, पूरी कहानी सुनाई कृष्णा ये होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हाइट किसको कहते हैं? हाइट परपेंडिकुलर को ही कहते हैं। हाइट किसको कहते हैं? आपको ये तो दिख ही रहा होगा कि इस ट्राइंगल में 2 परपेंडिकुलर है, लेकिन वो हाइट किस रेस्पेक्ट में बनेगा? जैसे मैं अगर एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ और इसमें 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, एक ये और एक ये। अब ये दोनों इसकी हाइट है, लेकिन ये वाली जो हाइट है ना वो इस बेस के रिस्पेक्ट में हाइट है। अगर मैं इसको बेस कहूँगी तब ये हाइट है, और अगर मैं इसको बेस कहूँगी तो तब ये हाइट है। मतलब जो लाइन है बीच की, उसका फुट जहाँ पर है, जैसे ये वाली जो लाइन है इसका फुट M पर है, तो ये इसके लिए हाइट है, और इसका फुट M पर है, तो ये AD के लिए हाइट है। तो इस ट्राइंगल का एरिया मैं 2 तरीके से निकाल सकती हूँ। एक बार मैं ऐसे निकाल सकती हूँ कि मैं AD को बेस ले लूँ, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू AD, और AD के रिस्पेक्ट में हाइट क्या है? DM। और दूसरी बात मैं इसका एरिया ऐसे निकाल सकती हूँ कि मैं AE को बेस ले लूँ, तो तब इसकी हाइट क्या हो जाएगी? सॉरी यहाँ AD के साथ होगा एनी होगी, लेकिन इसे मिटाने का तो होता है नहीं सर, होता है ब्रश से कहाँ मिटता है, इससे कलर हो जाता है। हाँ मिटना भी मिट गया भाई। यहाँ देखो AD इंटू एन और AE इंटू MD, ये हो गया। इस एरिया का इस ट्राइंगल का एरिया में 2 बार निकालें, एक बार इसको बेस और इसको हाइट लेके, एक बार इसको बेस इसको हाइट लेके, हो गया, कोई दिक्कत? और जो ये नीचे 2 ट्राइंगल है ना, इनका भी एरिया निकालें, इसका भी और इसका भी, मेरी इसका और इसका, ठीक है। फिर क्या करना है, एक बार इस ट्राइंगल के पहले एरिया का रेशो इस ट्राइंगल के एरिया के साथ लेना है, और इस ट्राइंगल के दूसरे एरिया का रेशो इसके साथ लेना है, ठीक है, ये करना है। अब जब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात, और जब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं, फिर देखो साथ साथ निकालेंगे। जब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे ना बेटा, इसका रे और इसका, इसमें ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, माने 90 से बड़ा, जैसे 120। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि उसकी सारी हाइट अंदर नहीं होती। देखो एक ट्राइंगल की कितनी हाइट हो सकती है? 3। कितने वर्टेक्स होते हैं उसके? 3। भाई ये ट्राइंगल देखो, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसके सारे एंगल 90 से छोटे हैं ना, तो इसके 3 वर्टेक्स हुए, अरे 3 वर्टेक्स हुए, तो इसकी 3 हाइट हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है ना। ये तीनों इसके अंदर ही आए, तीनों इसके अंदर ही आए। लेकिन जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है ना बेटा, उसकी सारी हाइट उसके अंदर नहीं होती। अगर आप इसको बेस लेना चाह रहे हैं तो इसकी हाइट बाहर आएगी। इसकी हाइट कहाँ आएगी? अगर आप इसको बेस लेना चाह रहे हैं और यहाँ से हाइट डालना चाह रहे हैं, तब तो हाइट अंदर आ जाएगी। लेकिन बाकी की 2 साइड के लिए हाइट कहाँ आएगी? बाहर। अगर आप इसको बेस लेना चाह रहे हैं तो भी यहाँ से हाइट डालेंगे 90 डिग्री पे, ये भी बाहर आएगी। और अगर आप इसको बेस लेना चाह रहे हैं, यहाँ से हाइट ड्रॉ करेंगे तो भी बाहर आएगी। बात समझ आ रही? तो ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो जब आप इस वाले ट्राइंगल का रेशो निकालेंगे, सॉरी एरिया निकालेंगे, तो आप बेस इसको लेंगे BD, इसको लेंगे BD, और इसके लिए हाइट ये होगी। समझे? हाइट कौन सी होगी? क्योंकि जब BD को आगे बढ़ाएंगे तो यही हाइट है। तो इसका एरिया भी होगा हाफ इंटू BD इंटू, और इसका भी एक एरिया था जिसमें आपने इसको बेस और इसको हाइट लिया था। तो जहाँ दोनों की
हाइट सेम है ना, उन दोनों को डिवाइड करना है। और जब इसका एरिया निकालेंगे तो इसमें आपने ये बेस लेना है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू EC, और हाइट इसके लिए कौन सी होगी, ये वाली DM। और इसका एरिया भी आपने एक बार और निकाला था जिसमें आपने ये बेस लिया था, उसकी हाइट भी क्या थी, DM। ठीक है, तो DM हाइट वालों को एक साथ रेशो निकालना है, और एनी हाइट वालों को एक साथ रेशो निकालना है। तो आप समझ गए कि DM से DM कट जाएगा, NE से NE कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। क्या बचेगा, इधर सिर्फ बचेगा AD अपॉन BD बचेगा ना। इसका बेस AD था, इसका बेस AD था, BD था, हाइट तो दोनों की कट गई, हाफ भी दोनों में कट गया, क्या बचा, ये और ये। तो एक साइड इसका रेशो आ जाएगा, उसी तरीके से एक साइड दोनों का रेशो। बस प्रूव हो गया, इतना ही तो है। आया समझ में, या सर के ऊपर से निकल गया? कितना परसेंट आया, कितना परसेंट आया? अभी आएगा, यहाँ देखो, आप देखो फिगर दिख रहा है, दिख रहा है फिगर। अब इधर देखो, अब आप 10 मिनट के लिए कंसंट्रेट करें, सीधे एक कमर सीधी, एकदम सीधी। अब इधर देखो, मैं लास्ट बार बता रही हूँ। पहले आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AD दिख रहा है, ये है AD। इसका निकाला हमने एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस किसको लिया, AD को। तो AD बेस है तो हाइट EN है, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने AD का एरिया दोबारा से निकाला, AD इंटू, अरे क्या एक ही बात लिख रहा है, गधा हो गया। ये देखो, कैसे भी कर सकते हैं, पहले का एरिया 2 बार और फिर नीचे के 2 ट्राइंगल का। पहले इसने AD का एरिया निकाल दिया हाफ इंटू AD इंटू EN, फिर इसने उसके नीचे वाले ट्राइंगल का जो इधर है उसका एरिया निकाल दिया, तो BD का निकाल दिया हाफ इंटू BD इंटू EN। दोनों को डिवाइड करोगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इस साइड बचेगा AD अपॉन BD बचेगा। तो कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ AD। जब डिवाइड करेंगे ना तो इधर साइड ये भी तो डिवाइड होंगे, नहीं होंगे? अरे होंगे, नहीं होंगे? लेफ्ट हैंड साइड में भी तो ये चीज़ डिवाइड होगी ना, और इधर आ जाएगा AD अपॉन DB। ऐसे इस साइड क्या आएगा, इस साइड भी वही करेंगे। इसमें सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है, पेज ऊपर इसका तो सब बैक करना, फिर से लिखो। हाँ, स्प्रेड भी कर सकते। अब देखो, फिर से इसने AD का एरिया दोबारा निकाला है। अरे नहीं, ये इसका डिवाइड करा जो मैंने आपको बताया, इसी देखो वो उसने डिवाइड करके आपको दिखाया। ये मैंने आपको बता दिया ना, ये आ गया, ये बता दिया, ये आ गया, मतलब ये तो सब कट ही गया, बस ये इक्वल्स टू ये बचा। एक इक्वेशन ये हो गई, इक्वेशन 3। फिर इसने दोबारा से AD का एरिया लिया है, लेकिन अब की बार इसने बेस लिया है AE, तो फिर हाइट हो जाएगी DM, और नीचे उसने इधर साइड वाले ट्राइंगल का एरिया लिया है EC इंटू DM। यहाँ भी ये गया तो ये बचा, इस साइड ये बचा। आप देखो बचा क्या आपके पास, ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BD इक्वल्स टू बचा AD अपॉन BD। ये इक्वेशन 1-3 मान लो। और एक आपके पास बचा एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BEC इक्वल टू बचा आपके पास AE अपॉन EC। यहाँ देखो, ये है 4, ठीक है। अब आपको ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है कि ये इक्वल्स टू ये करना है ना। अरे यही करना है ना। ये कब होगा, जब ये इक्वल्स टू ये हो जाए, ठीक है। अब इसमें आप गौर से देखिए, ये ऊपर वाली चीज़ सेम है कि नहीं है। अगर नीचे वाला ये भी, इसका डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए तो ये अपने आप ही पूरा फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया ये है 2/x, ठीक है, और ये है 2/y। अब 2 तो ऊपर सेम दिख ही रहा है। अगर x और y इक्वल हो, मान लिया एरिया ऑफ इसका एरिया जो x है वो 4 हो जाए, और इसका एरिया भी जो y है वो भी 4 हो जाए, तो इसका रेशो भी 1/2 हो जाएगा, इसका भी 1/2, दोनों सेम हो जाएगा। यानी ये साइड इक्वल होगी तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगी, तो हम लिख देंगे फिर ऐसा। अब इसमें अड़ंगा क्या है, अड़ंगा ये है कि नीचे ये है, तो ये जो 2 ट्राइंगल है ना, इनका एरिया सेम होता है। ये आपने एक थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9 में। क्या पढ़ी थी कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जब 2 ट्राइंगल बने होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, ये पढ़ी थी आपने 9th में। एरिया ऑन
on the area of the triangle on the same base and between the same parallel is always. तो ये जो दो ट्राइंगल है इन दोनों का बेस है D, क्या है D, और ये दोनों पैरेलल हैं, ऐसा इसने बोला था शुरू में ही स्टेटमेंट में, जो मैंने आपसे कहा था ये गिवन है। तो एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल्स विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल इज ऑलवेज इक्वल। ये हम वहाँ मेंशन करेंगे कि हमको पता है कि ऐसे दो ट्राइंगल का एरिया सेम होता है, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, ऊपर वाला तो सेम था ही, पूरा फ्रैक्शन सेम हो गया। तो जब पूरा फ्रैक्शन सेम हो गया तो इधर वाले भी इक्वल हो गए, तो उनको ला सकते। तो यही है। आप कितना परसेंट समझ में आया? अभी कल इसको रिवाइज करेंगे, कल इसको एक बार रिवीजन करेंगे आते ही, और उसके बाद दूसरा काम होगा कि आप इसे मुझे करके दिखाएं। कल इसका टेस्ट होगा, लिसन टू मी क्लास 10, टुमारो विल बी द टेस्ट ऑफ द थ्योरम बीपीटी। बीपीटी का कल टेस्ट होगा आते के साथ ही, ठीक है। आप एक एक पिन पेज निकालेंगे, उसमें नाम पता घर से भर के लाइएगा। आपने सिर्फ मुझे बीपीटी करके दिखानी 5 नंबर का टेस्ट, ठीक है।